नमस्ते विद्यार्थियों। अपन पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेवाड़ के इतिहास में ही महाराणा कुंभा को। आज हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा जो हैं उन्होंने 1433 से लेकर के 1468 ईस्वी तक शासन किया था। उस महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। उस महाराणा कुंभा को पढ़ेंगे जिन्होंने आवल बावल की संधि मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य जो सीमा बनाई गई थी उस सीमा इन्हीं के शासनकाल में बने थे। उस महाराणा कुंभा को पढ़ेंगे जिन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जिन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, जिन्होंने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। इस महाराणा कुंभा के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे साथ में जुड़ जाइए आप और हम शुरू करते हैं महाराणा कुंभा को। मैं प्यारे विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो क्लास है वो आपके बीए सेकेंड ईयर और बीए थर्ड ईयर दोनों ईयरों के लिए उपयोगी है। ठीक है, हाँ, तो शुरू करते हैं महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा जो है, इन महाराणा कुंभा को पहले तो अपन पढ़ लेते हैं परिचय। इनका परिचय पढ़ लेते हैं। परिचय के बाद में अपन पढ़ेंगे पूर्ण रूप से इनकी थ्योरी। लेकिन इससे पहले अपन देख लेते हैं कि मुख्य मुख्य पॉइंट कौन कौन से हैं इनके जीवन काल से संबंधित। ऐसे पॉइंटों को देखेंगे जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी काम में आ रहे हैं और हमारे जो क्लास है उसके लिए भी उपयोगी हैं। तो देखते हैं माता। इनकी जो माता का नाम था वो था सौभाग्य देवी। क्या नाम था माता का नाम? माता। इनकी माता का क्या नाम था? माता का नाम था सौभाग्य देवी। क्या नाम था? माता का नाम था सौभाग्य देवी। पिता देखो, माता का नाम क्या था? सौभाग्य देवी। पिता का नाम था मोकल। ये जो मोकल है, यह मोकल महाराणा लाखा का पुत्र था। किसका पुत्र था? महाराणा लाखा और हंसा देवी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था ये उन्हीं का पुत्र है मोकल, और उसी मोकल की संतान है महाराणा कुंभा। इनकी माता का नाम था सौभाग्य देवी तथा पिता का नाम था मोकल। क्या नाम था? मोकल। इतिहास में इनकी जो उपाधियां हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं महाराणा कुंभा की। हर कंपटीशन एग्जाम में के अंदर देखो, महाराणा कुंभा से संबंधित आपको एक प्रश्न तो जरूर मिल जाएगा, क्योंकि महाराणा प्रताप जो है वो महाराणा कुंभा जो है वो मेवाड़ के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। महाराणा प्रताप तो बाद में आए थे, लेकिन इससे पहले महाराणा कुंभा ने बहुत ही महत्वपूर्ण अपना अभिनय निभाया है। इन्होंने बहुत ही अच्छे कदम उठाए थे मेवाड़ के हित में, और मेवाड़ का काफी इन्होंने विस्तार किया था। तो इनकी जो उपाधियां हैं वो इतिहास में लगभग इनकी 250 से अधिक उपाधियां मिलती हैं, लेकिन अपन पढ़ेंगे इनकी मुख्य जो उपाधियां हैं वो इनकी जो उपाधियां हैं वो है अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान। राणो राय हाल गुरु, दान गुरु, शेल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, राणो राय, हाल गुरु, दान गुरु, शेल गुरु, छाप गुरु,
राजगुरु, ये क्या है, इनकी प्रमुख उपाधियां हैं। लेकिन वेरी मोस्ट जो उपाधियां हैं वो ये हैं, अभिनव भट्टाचार्य और हिंदू सुल्तान। अभिनव भट्टाचार्य और हिंदू सुल्तान की जो उपाधि है, ये दोनों उपाधियां बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनके संबंधित। लेकिन उपाधियां इनकी जो है वह इतिहासकारों ने बताया है कि इतिहास में लगभग इनकी कितनी उपाधियां हैं, 250 से अधिक उपाधियां हैं इनकी। लेकिन उन उपाधियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो उपाधियां हैं वो यही है, अभिनव भट्टाचार्य और हिंदू सुल्तान। अक्सर कंपटीशन एग्जाम के अंदर इनकी ये उपाधियों से संबंधित प्रश्न आए हुए हैं कि अभिनव भट्टाचार्य किसे कहा जाता है, तो महाराणा कुंभा को कहा जाता है। हिंदू सुल्तान किसे कहा जाता है, महाराणा कुंभा को कहा जाता है। राणो राय, हाल गुरु, दान गुरु, शैल गुरु, चाप गुरु और राजगुरु, ये किनकी उपाधियां हैं, तो महाराणा कुंभा की उपाधियां हैं। अब महाराणा जो कुंभा है उनकी समस्याएं क्या थी, कि महाराणा कुंभा जब शासक बने तो उनके सामने किन किन समस्याओं को उनको सामना करना पड़ा। उन समस्याओं को देखते हैं। मुख्य रूप से इनकी 2 समस्याएं थी, तो देख लेते हैं इनकी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं। जो महाराणा कुंभा हैं उनकी क्या समस्याएं थी, तो महाराणा कुंभा की समस्या थी उनके पिता के हत्यारों का बदला लेना। उनके पिता के हत्यारों का बदला लेना। पहली है अपने पिता के हत्यारों का, अपने पिता के हत्यारों का बदला लेना। अपने पिता के हत्या लिख देना, अपने पिता के हत्या का बदला लेना। दूसरी इनकी जो समस्या थी वो थी रणमल राठौड़ के बढ़ते प्रभाव को कम करना या खत्म करना। रणमल राठौड़ के बढ़ते प्रभाव को खत्म करना। अब ये रणमल राठौड़ कौन है? ये रणमल जो राठौड़ हैं, यह रणमल राठौड़ महाराणा कुंभा के पिता मोकल का मामा है। कौन? रणमल राठौड़। कौन? रणमल राठौड़। होता क्या है, देखो इससे पहले की कहानी आपको नहीं पता होगी तो मैं थोड़ी सी उसके बारे में चर्चा कर लूंगा तो ही आपको समझ में आएगा कि ये जो रणमल राठौड़ है वो कहाँ का शासक था? जोधपुर का। कहाँ का शासक था? जोधपुर का। जोधपुर का एक शासक है रावचूड़ा। वहाँ का एक शासक था रावचूड़ा। इस रावचूड़ा ने मेवाड़ के राणा चुंडा के लिए अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव भेजा था, नारियल भेजा था। क्या भेजा था? अपनी जो पुत्री थी हंसा देवी। कौन? हंसा देवी या हंसाबाई। किसकी पुत्री थी? जोधपुर का जो शासक था रावचूड़ा, उसकी पुत्री थी हंसाबाई। उस हंसाबाई का नारियल उन्होंने मेवाड़ भेजा था। किसके लिए? राणा चुंडा के लिए। देखो यहाँ पर आपको थोड़ी सी समस्या होगी कि जोधपुर का जो था, यानी कि जोधपुर का जो शासक था जिसका नाम था रावचूड़ा, और मेवाड़ का राजकुमार था जिसका नाम था राणा चूड़ा। ठीक है, ये तो है मेवाड़ का और ये है जोधपुर का। इस जोधपुर के रावचूड़ा ने मेवाड़ के जो राजकुमार है रावचूड़ा, उसके लिए एक नारियल भेजा था अपनी पुत्री के टीके से संबंधित, यानी कि अपनी पुत्री का विवाह करवाना चाहता था। कौन? रावचूड़ा। किससे? राणा चुंडा से। अब ये राणा चुंडा कहाँ के हैं? तो ये राणा चुंडा है मेवाड़ के। उनके लिए नारियल भेजा। लेकिन उस समय ये जो रावचूड़ा थे, राणा चुंडा थे, वह कहाँ दरबार में उपस्थित नहीं थे और दरबार में थे महाराणा लाखा। कौन थे? महाराणा लाखा, जो इतिहास में बहुत ही लकी रहे हैं। उनके शासनकाल में मेवाड़ के अंदर चांदी की खान निकली। क्या निकली? चांदी की खान निकले थे।
एशिया की सबसे बड़ी खदान है, ठीक है, जावर माइंस जिसको कहते हैं, वह इन्हीं के शासनकाल में, राणा लाखा के शासनकाल में हुई। तथा राणा लाखा के शासनकाल में एक झील, पिछोला झील का निर्माण भी करवाया था बिच्छू बंजारे ने, जहाँ पर नटनी का जो चबूतरा है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इस वो राणा लाखा उस समय दरबार में मौजूद थे और राणा लाखा ने हंसी निकाली कि मुझ जैसे बुढ़े के लिए भी नारियल भेजा है क्या? किसने? राव चूड़ा ने क्या मुझ जैसे बुढ़े के लिए नारियल भेजा है? तो उस समय ये रणमल राठौड़ ही आया था नारियल लेकर के। कौन? ये रणमल राठौड़ ही अपनी बहन का नारियल लेकर के आया था, विवाह का प्रस्ताव लेकर के आया था। तो इसने कहा कि महाराज अगर आप कहो तो आपसे भी मैं अपनी बहन की शादी करवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको एक शर्त मेरी मंजूर करनी पड़ेगी, और शर्त यह है कि आपसे और मेरी बहन से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसे ही आप मेवाड़ का शासक बनाओगे, तो ही मैं अपनी बहन का विवाह आपके साथ में करवा सकता हूँ। तो राणा लाखा के विवाह करने की इच्छा जागृत हो चुकी थी। तो उस समय क्या होता है कि ये जो मेवाड़ का राणा चूड़ा है वह उस समय दरबार के अंदर आ जाता है और अपने पिता की इच्छा जो है उसको जान जाता है, और उसने सोचा कि मैं अपने पिता के लिए इतना त्याग नहीं कर सकता, क्या यूँ। तो उसने अपना जो राज्य था, उसी दूसरे दिन उसका राज्याभिषेक होने वाला था इस राव चूड़ा का। तो इस राव चूड़ा ने कहा कि पिताजी अगर आपकी इच्छा है शादी करने की तो मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं आजीवन मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं ये जो राजगद्दी है वह आपसे और हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसे सौंप दूंगा, और कभी भी मैं इस राजगद्दी का पर अपना अधिकार नहीं जताऊंगा। इस प्रकार की उसने प्रतिज्ञा ली, इसलिए इसको मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। किसे? राणा चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। और फिर राणा लाखा और हंसा देवी का विवाह होता है और उनसे एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम है मोकल। और इसी मोकल की जब चाचा और मेरा ने हत्या कर दी थी, और हत्या होने के बाद में ये रणमल राठौड़ जो है उसका प्रभाव बहुत ही बढ़ गया था। उसने लगभग राज्य के जो प्रमुख अधिकारियों के जो पद होते हैं उन पदों पर, प्रमुख पदों पर अपने चहेते व्यक्तियों को इसने बिठा दिया था और इसका प्रभाव बहुत ही बढ़ चुका था। तो जब महाराणा कुंभा जब शासक बनते हैं तो वह अपने पिता का हत्यारे जो थे राणा चाचा और मेरा, उनको भी बदला लेना चाहते हैं और इस रणमल राठौड़ के बढ़ते प्रभाव को भी कम करना चाहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इसको पुनः आप वीडियो को रिवाइज करके भी देख लेना। तो अब आपसे निवेदन है कि आप इसे नोट कर लीजिए ताकि अपन आगे बढ़े। हाँ, आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसी के बारे में पढ़ते हैं, महाराणा कुंभा के बारे में। हाँ, इसके बाद में क्या होता है, ये तो इसकी समस्या थी कि अपने पिता के हत्या का बदला भी लेना चाहता था। कौन? महाराणा कुंभा। और साथ ही रणमल राठौड़ के बढ़ते प्रभाव को खत्म करना चाहता था। इसके बाद में क्या होता है कि इसके पिता के हत्यारे कौन थे? चाचा और मेरा। कौन थे? चाचा और मेरा, ये नाम है। ठीक है, चाचा नहीं थे, ये चाचा और मेरा, ये इन्होंने मोकल की हत्या की थी। इन दोनों व्यक्तियों ने किसकी हत्या की थी? राणा मोकल की हत्या कर दी थी। तो इन्हीं को मारना चाहता था। कौन? महाराणा कुंभा। अब महाराणा कुंभा इनको मारना चाहता था, तो ये दोनों व्यक्ति जो हैं वह भाग जाते हैं। कहां पर? ये दोनों व्यक्ति भाग जाते हैं मालवा। कहां पर भाग जाते हैं? मालवा। कहां पर भाग जाते हैं? मालवा भाग जाते हैं। और उस समय मालवा का शासक था महमूद खिलजी। मालवा का शासक था महमूद खिलजी। ये था मालवा का शासक। देखो,
चाचा और मेरा भाग जाते हैं कहां पर? मालवा के शासक महमूद खिलजी की शरण में। महमूद खिलजी की शरण में कहां पर भाग जाते हैं? महमूद खिलजी की शरण में भाग जाते हैं। यहां लिख देते हैं हम महाराणा कुंभा, सॉरी यहां कुंभा लिख देते हैं शॉर्ट में समझने के लिए। कुंभा, ये कुंभा है। कुंभा किसको मारना चाहते हैं? चाचा और मेरा को। चाचा और मेरा कहां पर भाग गए? मालवा के शासक महमूद खिलजी की शरण में चले गए। और आपको पता ही है इतिहास में अगर जब भी एक कोई व्यक्ति किसी की शरण में चला जाता है तो व्यक्ति अपने प्राण गंवा देता है लेकिन अपने शरणार्थियों की रक्षा करता है। अब ये दोनों चाचा और मेरा भाग गए कहां पर? मालवा के शासक महमूद खिलजी के पास में। महमूद खिलजी के पास में चले जाते हैं तो महाराणा कुंभा जो है वह महाराणा कुंभा इससे बोलते हैं महमूद खिलजी को। महमूद खिलजी को बोलते हैं कि महमूद खिलजी, मेरे दो शत्रु हैं जो तेरी शरण में आ पहुंचे हैं, तो उन मेरे शत्रुओं को वापस लौटा दो। मेरे शत्रुओं को वापस लौटा दो और अपनी शरण से इनको हटा दीजिए। ये महमूद खिलजी है, वह इनके जो शत्रु हैं चाचा और मेरा, उनको नहीं भेजता है कहां पर? कुंभा के पास में। जब कुंभा के पास में नहीं भेजे तो कुंभा ने युद्ध की तैयारी कर ली और कुंभा पहुंच जाते हैं सारंगपुर का युद्ध। कुंभा है वह युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और पहुंच जाते हैं सारंगपुर। कहां पर पहुंच जाते हैं? सारंगपुर का युद्ध होता है इनके मध्य। सारंगपुर का युद्ध, ये सारंगपुर का युद्ध होता है 1437 ईस्वी में। कब होता है? 1437 ईस्वी में। देखो इस कहानी को आपको समझना होगा, आप कहानी को इसको समझोगे तो ही आपको समझ में आएगा। महाराणा कुंभा की समस्याएं कौन कौन सी थी? दो समस्याएं थी। एक तो अपने पिता के हत्यारों का बदला लेना। दूसरी समस्या क्या थी इनके सामने? दूसरी समस्या ये थी कि रणमल राठौड़ के बढ़ते प्रभाव को खत्म करना था। तो इन्होंने पहली जो समस्या थी उनको हाथ में ले लिया। किसने? महाराणा कुंभा ने। और महाराणा कुंभा ने अपने पिता के हत्यारों का बदला लेना चाहते थे, चाचा और मेरा को मारना चाहते थे। चाचा और मेरा पर जैसे ही इन्होंने आक्रमण किया, चाचा और मेरा जो दोनों व्यक्ति थे वो कहां पर पहुंच गए? मालवा। मालवा का शासक था महमूद खिलजी, उसकी शरण में पहुंच गए। कौन? चाचा और मेरा। जब इनकी शरण में पहुंचे तो ये जो महाराणा कुंभा है, इन महाराणा कुंभा ने एक संदेश भिजवाया। किसे? मालवा के शासक महमूद खिलजी को, और कहा कि मेरे जो शत्रु हैं वो आपकी शरण में आए हैं, उन्हें मुझे वापस लौटा दो। तो इसने लौटाने से मना कर दिया। किसने? महमूद खिलजी ने। जब इसने मना कर दिया तो महाराणा कुंभा ने मालवा पर आक्रमण कर दिया। कहां? किस पर आक्रमण कर दिया? मालवा पर आक्रमण कर दिया। और उस आक्रमण को किसके नाम से जाना जाता है? सारंगपुर का युद्ध के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सारंगपुर का युद्ध। अब महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य युद्ध होता है, सारंगपुर का युद्ध। इस युद्ध में ये जो महमूद खिलजी है, कौन? ये जो महमूद खिलजी हैं उसकी हार हो जाती है। किसकी पराजय होती है? महमूद खिलजी की पराजय हो जाती है। इसमें कौन विजय होते हैं? सारंगपुर के युद्ध में। सारंगपुर के युद्ध में विजय होती है कुंभा की। विजय किसकी होती है? कुंभा की। किसकी विजय होती है? कुंभा की विजय होगी। परास्त कौन हुआ इस युद्ध में? पराजय कौन हुआ? पराजय किसकी हुई? महमूद खिलजी की पराजय हुई इस युद्ध में। विजय कौन हुआ? महाराणा कुंभा हुए। कौन सा युद्ध हुआ? सारंगपुर का युद्ध हुआ दोनों के मध्य। किस लिए युद्ध हुआ? क्योंकि चाचा और मेरा को इसने शरण दी थी। किसने? महमूद खिलजी ने शरण दी थी। इस कारण महाराणा कुंभा ने आक्रमण किया मालवा पर और सारंगपुर का युद्ध हुआ महमूद खिलजी और इन दोनों के मध्य, जिसमें कुंभा की क्या हो गई? विजय होगी। और पराजय किसकी हुई? पराजय किसकी हुई? महमूद खिलजी को। और महमूद खिलजी को बंदी बना लिया। किसने? महाराणा कुंभा ने। 6 महीने तक 6 माह तक बंदी बनाकर रखा। बंदी बनाकर रखा। बाद में छोड़ दी। देखो एक बार पुनः समझ लेना, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा और आप हूबहू ऐसे ही उतार लेना अपने बुक में, आपको याद हो जाएगा। मैं आपको एक बार पुनः ये दोहरान कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। महाराणा कुंभा है, ठीक है।
महाराणा कुंभा की दो समस्याएं थी, कौन कौन सी? एक तो चाचा और मेरा जो दोनों हैं उनसे अपने पिता की हत्या का बदला लेना है, यानी कि पिता के हत्यारों को मारना चाहते थे कौन? महाराणा कुंभा। और पिता के हत्यारे कौन थे? चाचा और मेरा। चाचा और मेरा पर जब महाराणा कुंभा ने आक्रमण किया, चाचा और मेरा दोनों कहाँ पर भाग गए? मालवा भाग गए। कहाँ भाग गए? मालवा भागे। मालवा का शासक कौन था? महमूद खिलजी था। यहाँ मालवा भागे किसके पास में? महमूद खिलजी के पास में। और इन्होंने क्या मांगी? शरण मांगी कि हमारी रक्षा कीजिए, महाराणा कुंभा हमें मारना चाहते हैं। इसने कहा ठीक है, मैं आपको शरण देता हूँ, आप मेरी शरण में रहिए, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, ये दोनों सुरक्षित किसके पास में हो गए? मालवा के शासक के पास में। अब मालवा के शासक के पास में पहुंच गए। महाराणा कुंभा को पता चल गया कि मालवा का शासक जो है महमूद खिलजी, उसने शरण दे दिए किसको? चाचा और मेरा को शरण दे दिए। तो उन्होंने इसको संदेश भेजा और कहा कि चाचा और मेरा आपकी शरण में आए हैं, उस चाचा और मेरा जो दोनों हैं वह मेरे शत्रु हैं और उन्हें मुझे लौटा दो। तो इसने लौटाने से मना कर दिया। किसने? महमूद खिलजी ने। जब इसने मना कर दिया तो महाराणा सांगा ने कहा कि अब युद्ध के लिए तैयार हो जाइए, अगर नहीं लौटा रहे हैं तो फिर इन दोनों के मध्य युद्ध होता है, सारंगपुर का युद्ध होता है। कब होता है? 1437 ईस्वी में, जब दोनों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा कुंभा की विजय हो जाती है और महाराणा कुंभा जो है वह इस महमूद खिलजी को बंदी बना लेते हैं। किसे बंदी बना लेते हैं? महमूद खिलजी को बंदी बना लेते हैं और 6 महीने तक अपनी कैद में रखते हैं। इसके बाद में पुनः उसे आज़ाद कर देते हैं। आई बात समझ में? आ गई हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या हूबहू इसी प्रकार से आप इसे नोट कर सकते हो। और इसे ही देखो, ये जो विजय हुई ना, इसे ही मालवा विजय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालवा की विजय कहा जाता है। और इस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ, जिसको जय स्तंभ भी बोलते हैं, कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं, विष्णु ध्वज भी बोलते हैं और विक्ट्री टावर भी बोलते हैं। उसका निर्माण करवाया था किसने? महाराणा कुंभा ने। तो आप इसे नोट कर लीजिए एक बार। नोट हो गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब अपन देखते हैं कि जब महाराणा कुंभा की यहाँ पर विजय होती है तो महाराणा कुंभा ने इस विजय के उपलक्ष्य में, यानी कि कौन सी विजय? मालवा विजय के उपलक्ष्य में, सारंगपुर के युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। लिख लीजिए, विजय स्तंभ। विजय स्तंभ, इस विजय स्तंभ को क्या कहा जाता है? जय स्तंभ भी कहा जाता है। जय स्तंभ भी कहा जाता है। इसी को कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ, देखो इसे क्या कहा जाता है? विजय स्तंभ कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? जय स्तंभ कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। विष्णु ध्वज, इसे क्या कहा जाता है? विष्णु ध्वज कहा जाता है। इसे विक्ट्री टावर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विक्ट्री टावर। इसे विक्ट्री टावर भी कहा जाता है। और इसका निर्माण जो हुआ है वो है 1440 से लेकर के 1448 तक। 1440 से 1448 ईस्वी तक। ठीक है, इसका निर्माण करवाया किसने? महाराणा कुंभा ने। कौन सी विजय के उपलक्ष्य में? मालवा विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ, जय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, विक्ट्री टावर का निर्माण करवाया था 1440 से लेकर के 1448 ईस्वी तक। अब क्या देखते हैं कि इसका निर्माण क्यों करवाया, तो अपन एक एक पॉइंट को अब नोट करते हैं। मालवा विजय के उपलक्ष्य में, मालवा
विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया चित्तौड़गढ़ में? विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। किसकी विजय के उपलक्ष्य में? मालवा विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। किसने? महाराणा कुंभा ने। इस विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है। किसे? विजय स्तंभ को। इसी विजय स्तंभ को मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। मूर्तियों का अजायब घर, मूर्तियों का क्या कहा जाता है? अजायब घर कहा जाता है। किसे? इस स्तंभ को। किसको? विजय स्तंभ को क्या कहा जाता है? मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। साथ ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह भी किसे कहा जाता है? तो इसे ही कहा जाता है विजय स्तंभ को। ठीक है। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह, इसमें ती बड़ी की है तो आप छोटी कर देना। राजस्थान पुलिस का भी प्रतीक चिन्ह कौन सा है? विजय स्तंभ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ को मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है, मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है, तथा इसका निर्माण मालवा विजय के उपलक्ष्य में किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया है। ठीक है। यह 9 मंजिला है। यह कितना है? 9 मंजिला है। यह 9 मंजिला कितने मंजिला है? 9 मंजिला है। ऊंचाई कितनी है? 120 फीट। ऊंचाई 120 फीट। किसकी? विजय स्तंभ की। ऊंचाई कितनी है? 120 फीट तो इसकी ऊंचाई है। वास्तुकार कौन है? वास्तुकार हैं जयिता। कौन है? वास्तुकार हैं जयिता, नापा और पूंजा। जयिता, नापा और पूंजा, ये हैं इसके वास्तुकार। प्यारे विद्यार्थियों, आप इसे नोट कर लीजिए ताकि इसके बाद में अपन देखते हैं कि विजय स्तंभ से संबंधित और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। हाँ, देख लेते हैं अब इससे संबंधित कुछ 2-3 पॉइंट और हैं वो। इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से भी बेहतर बताया है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से भी बेहतर
बताया है। कुतुब मीनार से भी बेहतर किसे बताया है? तो विजय स्तंभ को बताया है। किसने बताया है? कर्नल जेम्स टोंड ने। इसके बाद में नोट कर लीजिए, एक इंपॉर्टेंट बात है, नोट डाल देना, नोट। यह राजस्थान की प्रथम इमारत है, यह राजस्थान की प्रथम इमारत है। देखो, यह राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को, जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने महाराणा कुंभा से संबंधित उन्होंने जो सारंगपुर का युद्ध किया था और विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, उससे संबंधित हमने अध्ययन कर लिया है। इससे आगे हम कल अध्ययन करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स जो हैं उनको शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।